टॉपिक अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो हमने कवर करना है वो है आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अपनी बुक्स के ऊपर गाइडलाइन लिखी हुई होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कैंसर है या अगर किसी को बैक एक है तो वहाँ पे एक पूरी गाइडलाइन लिखी हुई होती है कि पेशेंट के पहले आपने सिम्टम्स देखने हैं कि वो रेड फ्लैग में आ रहा है या येलो फ्लैग में आ रहा है। पेशेंट की अगर ये एज है, ये टाइप है, ये फाइंडिंग है और ये सिम्टम्स है तो आप उसको माइल्ड कहेंगे। और अगर ये एज है और डिफरेंट सिम्टम्स है तो ये मॉडरेट है, तो ये माइल्ड है या सीवियर है। तो ये क्या होती है, कैटेगराइजेशन होती है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन के अंदर क्या होता है कि गाइडलाइन बनी हुई है कि इन सिम्टम्स की बेस पे, इन चीज़ों की बेस पे आपने क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, आपने पेशेंट के बारे में आपने अपना रिव्यू देना है कि वो किस स्टेज पे लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे डायबिटीज़ के बारे में बात करूँ, डायबिटीज़ का एक क्राइटेरिया जो कि रिपोर्ट है HbA1c, ठीक है ना, एक मार्कर है। उसके बेस पे अब आप देख रहे होते हो कि कौन सा पेशेंट ऐसा है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, कौन सा ऐसा है कि जिसको क्या है बेस लाइन पर है, कौन सा ऐसा है जो बॉर्डर लाइन पे है और कौन सा ऐसा है जो हाई डायबिटिक पेशेंट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की HbA1c 5 आती है या 5 पॉइंट समथिंग आती है तो हम कहते हैं कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन हमें किसने दी, क्लिनिकल प्रैक्टिस की एक गाइडलाइन है, तो उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे रहे होंगे। बट अगर किसी की HbA1c की रिपोर्ट फॉर एग्जांपल 6.5, 7 या 8 आती है तो फिर हम क्या कह रहे होते हैं कि डायबिटिक पेशेंट है और हम इसको ओरल ड्रग्स पे रख रहे हैं क्योंकि इसकी ये रिपोर्ट्स फाइंडिंग है। तो ये क्या होगा, ये भी गाइडलाइन होगी। बट इन केस अगर किसी का HbA1c 10, 11, 10 प्लस आ जाता है तो फिर गाइडलाइन क्या कह रही होती है कि अब आपने ओरल ड्रग्स के बजाय आपने किस पे रखना होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, मतलब इंसुलिन पर आपने रखना होता है पेशेंट को। तो दिस इज़ द गाइडलाइन जो कि बता रही होती है कि कब आपने किस रेंज के ऊपर अपने किस पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है। इसी तरह से आपका आ जाता है ब्लड प्रेशर आ जाता है। ब्लड प्रेशर के अंदर रीडिंग्स आ रही होती है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक की। अगर 120/80 है तो इट्स मीन नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना। अगर आपके यहाँ 130/100 आ जाता है, 130/90 आ जाता है तो हम कहना शुरू करते हैं प्री डायबिटिक, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है और आपने जो है वो मॉडिफिकेशन करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो ये सारी गाइडलाइन होती है। तो हम क्या करवा रहे होते हैं, अक्सर ऐसे पेशेंट को लॉपरिन वगैरह स्टार्ट करवा देते हैं। तो ये एक रिकमेंडेशन है, एक गाइडलाइन दी हुई है कि अगर ये स्टेज हो तो आपने ये मेडिसिन लेनी। ऐसा नहीं है कि अगर 130/90 के ऊपर मैं उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स स्टार्ट करवा दूँ तो वो क्या हो जाएगा, पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो गाइडलाइंस को पढ़ना, गाइडलाइंस को समझना और गाइडलाइंस को सीखना, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी होती है, देखनी होती है। तो दिस इज़ अबाउट द क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है एडेसिव कैप्सुलाइटिस का तो आपकी गाइडलाइन क्या कहती है, ठीक है, आपकी क्या अप्रोचेस होती है, गाइडलाइंस क्या कह रही होती है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस का या फ्रोजन शोल्डर का अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका MRI वगैरह करवा के आपने चेक किया या आपने ये फॉलोइंग टेस्ट आपने परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, जो मैनुअली आप कर रहे होते हो। या अगर इतनी रेंजेस आपकी कम आ रही है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब गाइडलाइन क्या कहती है कि अगर ऑर्थोजेनिक अप्रोच है तो आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो मोबिलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, मैनिपुलेशन या मैनुअल थेरेपी की तरफ आप चले जाएंगे, ठीक है। और अगर मसल्स रिलेटेड है, स्ट्रेचिंग रिलेटेड है तो आप थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस। तो दिस इज़ अबाउट अ गाइडलाइन जो कि दी गई है, क्लिनिकल सेटअप के अंदर स्टेब्लिश होती है। और बेस्ट प्रैक्टिशनर या बेस्ट क्लिनिशियन कौन होता है, जो कि इन गाइडलाइन को फॉलो करता है और टू दी पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस क्या कर रहा होता है, अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये गाइडलाइन कौन बना रहा होता है। गाइडलाइन कौन बना होता है, एक्सपर्ट्स की टीम्स होती हैं पूरी दुनिया की। जिस तरह से मैंने आपको बताया एक इंस्टीट्यूट होता है जैसे WHO रिकमेंडेड गाइडलाइन कि आपको इतना जो है वो आयरन इनटेक डेली चाहिए होता है, इतना आपको कैल्शियम चाहिए होता है, इतना विटामिन D चाहिए होता है। तो वो WHO ने एक गाइडलाइन बना दी है, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि मैं 600 ले रहा हूँ, कोई डॉक्टर 700 दे दे, कोई 800, तो वो फॉल्स और क्या हो जाएगी, रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो गाइडलाइन आपको बना के दी हुई एक्सपर्ट्स की टीम ने, हमने क्या करना होता है, उसी को फॉलो करना होता है। तो ये आपकी गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंस हो जाती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो ये क्या होती है, सिस्टमेटिक एक डेवलप स्टेटमेंट होती है जिससे कौन फ़ायदा उठा रहा होता है, प्रैक्टिशनर और पेशेंट, ठीक है। प्रैक्टिशनर डिसीजन लेने में अपने पेशेंट के लिए क्या कर रहा होता है, इससे फ़ायदा उठा रहा होता है, या इसलिए ये बनाई जाती है। डिसीजन क्या ले रहा है प्रैक्टिशनर, पेशेंट से रिलेटेड कि भाई ये इसकी रिपोर्ट आई है, अब मैंने गाइडलाइन को फॉलो करना है कि प्री डायबिटिक है, प्री हाइपरटेंसिव है या कौन से ट्रीटमेंट की तरफ जाना है।
तो स्पेसिफिक क्लिनिकल सर्कमस्टांसिस के अंदर जो भी डिसीजन लेने होते हैं प्रैक्टिशनर को इन टर्म्स ऑफ पेशेंट, तो वो इसी की बेस पे ले रहे होते हैं, तो इट हेल्प्स टू द प्रैक्टिशनर। इसके अलावा इधर बताया गया कि क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन जो है वो स्टेट करती है दैट इंक्लूड रिकमेंडेशन इंटेंडेड ऑप्टिमाइज पेशेंट के। रिकमेंडेशन होती है कि प्री ऑप आपने ये करना है, पोस्ट ऑप हमें किस तरीके से पता लगा है कि प्री ऑप प्रोटोकॉल क्या है, पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल क्या है, हमने कब मोबिलाइज करवाना है, कब क्या चीज़ है। तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस मेंशन होती है कि ये अगर आपके फाइंडिंग्स हो तो इस बेस के ऊपर आपने ये सब करना होता है, तो ये इसलिए हेल्प कर रही होती है। गाइडलाइन जो है वो इसीलिए डिज़ाइन की जाती है ताकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पेशेंट केयर रिलेटेड हेल्प कर सके। किसकी हेल्प कर सके? क्लिनिशियन की कर सके। अच्छा, और इसके अंदर क्या होता है, सिस्टमैटिक रिव्यू हुआ होता है क्लिनिकल एविडेंस का। जिस तरह से हमने ये सारी चीज़ें अभी पहले हम कर चुके हैं कि एविडेंस है, मेटा एनालिसिस है, सिस्टमैटिक रिव्यू, उसमें सारा दिखाया हुआ है कि पूरे दुनिया का ये बताई हुई कि ये स्टडी इस ट्रीटमेंट के अंदर इसका ये इलाज है। जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि गाइडलाइन बनी हुई है कि अगर किसी को फीवर होता है तो आपने पैरासीटामोल पे रखना है, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं इसको जो है एंटी हाइपरटेंसिव पे रखता हूँ या डायबिटिक पे रखा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट रबिश। तो क्या है, एक प्रॉपर गाइडलाइन सेट कर दी है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बना दिया है। बेसिकली गाइडलाइन क्या होती है, एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर किसी को फीवर है तो उसने क्या करना है, पैरासीटामोल का ही इस्तेमाल करना है। दूसरा ये क्या होता है, स्टैंडर्डाइज बेस्ट प्रैक्टिस करने में आपकी हेल्प कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है, और इससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आप देख रहे होते हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स आ रही होती है, ठीक है, पेशेंट्स के ऊपर भी, और हेल्थ केयर सिस्टम भी क्वालिटीफाई हो जाता है। द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टमैटिक रिव्यू, मैंने आपको अभी ये चीज़ क्लियर कर दी कि ये किस चीज़ की बेस पे बनती है, सिस्टमैटिक रिव्यू की बेस पे बनती है। टू दी पॉइंट रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मिला के एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है, जो एक इदारे होते हैं इंटरनेशनली, वो उसको इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एविडेंस होता है कि इस डिज़ीज़ के लिए ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, और जो भी इसको फॉलो करता है तो उसको किस में ईज़ मिल रही होती है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में, और पेशेंट की कंडीशन भी कदरे हद तक इससे बेहतर हो जाती है, बल्कि मैं आपसे कह सकती हूँ कि 80-90% तक बेहतर हो जाते हैं। दिस इज़ द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिसका एक पार्ट क्या है, टू फॉलो द क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। इट इज़ मैंडेटरी, किस लिए मैंडेटरी है, टू डू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इट इज़ मैंडेटरी टू फॉलो अ गाइडलाइन, ठीक है। कौन सी गाइडलाइन? क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। ओके, इसके अंदर क्या होता है, सेट ऑफ रिकमेंडेशन होती है, मैंने आपको बताया है वो कहाँ से आती है, जो सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे होते हैं, इन्वॉल्विंग बोथ द एविडेंस हमें मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि बेनिफिट्स और हार्म्स बता रहे होते हैं कि अगर आपने इस डे पे ये नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। मीनिंगफुल आंसर्स वहाँ से हमें मिल रहे होते हैं कि एविडेंस बेस के ऊपर सीरीज़ ऑफ रिकमेंडेशन होती है, क्लिनिकल केयर और सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है बेस्ट अवेलेबल एविडेंस के। इसमें क्या होता है, जिस तरह से मैं आपको बोलता है रिकमेंडेशन होती है, सीरीज़ ऑफ रिकमेंडेशन। प्री ऑप आपने इस प्रोटोकॉल पे रखना है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑपरेशन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, पोस्ट ऑप आपने ये, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मालूम होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ से ही मालूम हो रही होती है। On a local level, society based constructed into a manner described above can be used to inform एंड फिर हॉस्पिटल गाइडलाइन टू प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डिजीज़ है, जिस तरह से मैं आपकी बात कर रही हूँ, आजकल पेंडेमिक है कोविड-19, ठीक है, अब उसका ट्रीटमेंट कैसा होना है, अभी एक न्यू डिजीज़ आई है, इसके ऊपर इतनी स्टडी नहीं है, ऑब्वियसली सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, RCTs, और अभी तक सिर्फ प्रिवेलेंस स्टडीज़ ही चल रही होंगी, ना अभी तक कोहार्ट हुई होगी, ना केस कंट्रोल हुई होगी। तो फिर अब इस कंडीशन के अंदर क्या करें, तो इस कंडीशन के अंदर ये होता है कि लोकली आपका जो हॉस्पिटल है वो एक गाइडलाइन सेट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से गाइडलाइन कंट्री वाइज सेट क्या हो गई है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है कोविड-19 का और रिजल्ट पॉजिटिव है तो वो घर में क्वारंटीन होगा। अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है कोविड-19 का और उसके अंदर सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो ही कैन स्टेड इन अ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के अंदर भी आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए। जो सिवियरली इल होते हैं उनके लिए क्या हो गया, HDUs हो गया, हाई डेंसिटी ICUs हो गया, ठीक है। उसके अलावा उनके लिए ICUs बिल्कुल अलग कर दिए, उनके लिए इस तरह की फैसिलिटीज़ दे दिए। तो वो लोकली बेस्ड जो है ना, वो सारे मिलके जो है गाइडलाइन बना रहे होते हैं और उसको क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। और दिस इज़ द बेस्ट वे। अब ये क्वेश्चन आता है कि कैन वी ट्रस्ट ऑन दीज गाइडलाइन? येस, वी हैव टू ट्रस्ट, वी शुड ट्रस्ट एट एनी कॉस्ट, बिकॉज वो एक परफेक्ट क्लिनिशियंस, एक्सपर्ट्स, पैनल्स की टीम ने डिज़ाइन किया होता है, एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। पर्पज़ ऑफ दीज गाइडलाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है और इसको प्लीज़ याद भी कर लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा।
द मेन पर्पस ऑफ दीज गाइडलाइन वो क्या क्या है, वो ये है टू डिस्क्राइब अप्रोप्रिएट केयर बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस एंड ब्रॉड कंसेंसस। सिंपली सी बात है कि एक डिज़ीज़ आ गई है, ठीक है, और वो स्प्रेड आउट हो चुकी है, अब आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। ये गाइडलाइन का क्या पर्पस होता है? गाइडलाइन का पर्पस ये होता है कि सारे एक्सपर्ट्स की टीम म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक चीज़ को रेकमेंड करे। फॉर एग्जांपल ए सिम्टोमेटिक स्टेज पे ये है, सिम्टोमेटिक स्टेज पे एक है, जब वर्स स्टेज पे चले जाएंगे तो कितना वेंटिलेटर चाहिए होगा, ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी होती है कि पेशेंट को वेंट पे शिफ्ट करना है, वेंटिलेटर अगर नहीं कर रहा तो एक और मशीन है, आप उस पर किस तरह से शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो उसके अंदर डिटेल होती है प्रैक्टिस, और इसी की बेस पे क्या हो जाता है, अप्रोप्रिएट वेरिएशन इन प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, अगर मैं आपसे वेस्ट की बात करूँगी तो वेस्ट का ट्रीटमेंट इसलिए भी कामयाब है। अगर मैं आपसे यूके की बात करूँगी, यूके के अंदर यूनाइटेड किंगडम में आपका आयरलैंड भी आ गया, आपका स्कॉटलैंड भी आ गया, आपका इंग्लैंड भी आ गया, तो तीनों स्टेट्स आ गए, तीनों एरियाज़ आपके आ गए, तो वो क्या कर रहे होते, सेम प्रैक्टिस कर रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आयरलैंड के अंदर प्रैक्टिस की जा रही है वो लंदन के अंदर प्रैक्टिस की जा रही होगी, जो अमेरिका में प्रैक्टिस की जा रही है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ दूसरी कंट्रीज़ की भी साथ साथ, वो उधर प्रैक्टिस की जा रही होगी। क्यों? बिकॉज दे आर फॉलोइंग अ गाइडलाइन, इसीलिए वहाँ पे पेशेंट प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है और पेशेंट कम टाइम में जो है वो ठीक हो जाते हैं और टू दी पॉइंट उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा होता है और वो लोग कम बीमार हो रहे होते हैं। कंपैरेटिवली इन एशियन कंट्रीज, इफ़ आई टॉक अबाउट बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड इंडिया, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, हर डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दे डोंट फॉलो द गाइडलाइन। वो क्या कह रहे होते हैं कि भाई हमारा एक्सपीरियंस है, हमने ये देखा है, ये कर लो। इंडिया वाले अपनी कर रहे होते हैं, वो अपनी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान के अंदर बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 20,000 लोग हैं वो एक डिज़ीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, डायबिटीज़ को, तो अब आप देख रहे होंगे कि हर डॉक्टर्स अपनी मेडिसिन दे रहा होता है, हर डॉक्टर अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। इन चीज़ों से बचने के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। जब कोई कंट्री या कोई एरिया या कोई हॉस्पिटल इन चीज़ को फॉलो नहीं करता तो वहाँ पे पेशेंट सक्सेस रेट जो है ना वो डिज़ीज़ से निकलने के वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो तो सेटिस्फाई भी नहीं होता। दूसरा वो कहता है मैं 1 साल से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, फिर वो नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाएगा, वो अलग ट्रीटमेंट करेगा। हर डॉक्टर्स अपनी अपनी कर रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ा हॉलमार्क है और ये इसलिए प्रॉब्लम में हो रहा होता है। तो इन दी एंड किसको सफ़र करना पड़ रहा होता है, पेशेंट को सफ़र करना पड़ रहा होता है। किस तरह से सफ़र कर रहे होते हैं, फाइनेंशली भी लॉस हो रहा होता है। दूसरा ये हो रहा होता है उसकी हेल्थ सही होने की बजाय और ख़राब हो रही होती है क्योंकि हर कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। और अगर आप वेस्ट के अंदर चले जाओ तो इस तरह से नहीं होता। वहाँ हर डॉक्टर, अगर कोई डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है और डायबिटीज़ की आप किस डिज़ीज़ के साथ आ गए और आपकी रेंजेस, फॉर एग्जांपल ये है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी डायबिटीज़ जो है वो अनकंट्रोल चल रही है, या अगर आपकी डायबिटीज़ जो है बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे है, तो हर डॉक्टर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वही ट्रीटमेंट देगा। तो इसीलिए वहाँ पे जो है ना वो फाइनेंशियल बर्डन भी लोगों पर नहीं आ रहा होता और जो वहाँ के जो पेशेंट सक्सेस रेट है वो भी बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, टू प्रोवाइड अ मोर रैशनल बेसिस फॉर रेफरल। इसी के बेस पे जो है ना वो आप रेफरल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ें, अगर ये मैं आपको बताना चाहूँ, आप लोगों ने शायद डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ा होगा, उसके अंदर आप लोगों ने ये क्या होगा कि अगर आपके साथ बैकिक के साथ पेशेंट आ रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसको डिस्क का प्रॉब्लम है या कोई और उसको फिजियोथेरेपी की नीड है, मे बी द पेशेंट हैव एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। तो इसी सारी चीज़ों के ऊपर, बेसिस के ऊपर आप जब सिम्टम्स को चेक करते हो, डिफरेंशियली डायग्नोस करते हो, तो आप रेफरल भी कर रहे होते हो। ये फोकस कर रहा होता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन, प्रमोट कर रहा होता है यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करें, टू एक्ट एज अ फोकस फॉर क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग ऑडिट करने में भी हेल्प कर रहा होता है, क्वालिटी कंट्रोल में भी। ऑडिट किस तरह से हो रहा होता है वेस्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल 20,000 लोग 2020 के अंदर जो है एडमिट हुए हैं विद अ डिजीज़ ऑफ डायबिटीज़, और ऑडिट क्या देख के बताएगा कि ये गाइडलाइन फॉलो है और कितने पेशेंट जो है अब तक कंट्रोल डायबिटीज़ रेंज के अंदर आ गए और कितने ऐसे हैं जो कंट्रोल से अनकंट्रोल में चले गए। तो ये ऑडिट हो रहा होता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स, तो वहाँ पे चेक इन बैलेंस है। हमारे यहाँ पे चेक इन बैलेंस नहीं होता। टू हाईलाइट शॉर्ट कमिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड सजेस्ट अप्रोप्रिएट फ्यूचर रिसर्च, वही हाईलाइट कर रहा होता है ऑब्वियसली कि लिटरेचर से ही ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं और ये फ्यूचर रिसर्च के अंदर भी हेल्प कर रहा होता है। गाइडलाइंस जो है, जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे होते हो तो उधर अगर आप मेंशन करेंगे हमने WHO की रेकमेंडेड गाइडलाइन को फॉलो किया है, तो आपकी रिसर्च की वर्थ भी बढ़ जाती है। Guideline and protocol. Clinical protocols can be seen as more specific than guideline defined as detailed.
प्रोटोकॉल क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिजिड क्राइटेरिया। प्रोटोकॉल क्या कह रहा होता है? रिजिड क्राइटेरिया एक प्रोवाइड कर रहा होता है मैनेजमेंट वाइज स्टेप, ठीक है, किसी भी क्लिनिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, और उसको वो क्या कर देता है? ऑर्गेनाइज कर देता है। गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास ऑपरेशन प्लान है, प्री ऑपरेटिव प्रोटोकॉल होगा, ये चीज़ें करनी है, फिर पोस्ट मैंने जिस तरीके से बताया, तो ये क्या कहते हैं, एक पूरा जो है ना, ये क्या कह रहा होता है, मैं अगर आपको बहुत सिंपली वे के अंदर बताना चाहूँ, एक क्राइटेरिया सेट कर देता है, स्टेप वाइज मैनेजमेंट का एक आइडिया दे रहा होता है, कैसे ये हमें फ़ायदा हो रहा होता है। Thank you class for today's lecture. Developing high-quality practice guidelines, one of the important steps is to evaluate the quality of the evidence that you will be using as a basis for your recommendations. We call this critical appraisal. This is a step that many guideline developers tend to do quite poorly or even skip altogether. Let's talk ये about जो why पर्सन that's यहाँ पे not खड़ा such a हुआ good है, ये idea. पीयर रिव्यूअर है, और ये बताएगा Here's an कि example. कौन से स्टेप मिस If a करती है। guideline recommends that all people should take purple and pink polka dot pills to help them live longer, then readers need to know whether the evidence used to generate that recommendation can be trusted before they can decide whether to follow the तो ये वो recommendation क्वेश्चन जो and आपके start डेवलप taking होते polka हैं। dot pills. Guidelines can be based on evidence from other guidelines, systematic reviews, randomized trials, other study designs, or even on expert opinion. Each of these sources can be at risk for different types of biases, and some more so than others. Now, what do we mean by bias? Bias is any systematic error that results in an incorrect estimate of the true results. Bias can either lead to the conclusion that something works more than it actually does, or that something doesn't work when in fact it does. Generally speaking, the more rigorous the research, the less open to bias that evidence is. Evidence is more likely to be trusted if it is free from bias. There are many types of bias. Let's take a quick look at two examples. One example is selection bias. That's when there are differences in the baseline characteristics of groups that are being compared. If researchers use a non-randomized process and assign young मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप varsity RCT कर रहे हो तो आपकी बेस लाइन सिमिलैरिटीज़ होना ज़रूरी है ट्रीटमेंट और कंट्रोल then ग्रुप the में। results of comparing these two groups will be biased. और अगर आप कोई ऐसे नहीं करते तो सिलेक्शन बायस है, जिसके बारे में कौन पता लगा लेते हैं? जो रिव्यूअर होते हैं। Another example is reporting bias. Let's say the polka dot pill helps people live longer, but it is associated with terrible toxicity. If authors choose to report the survival results but not the toxicity results, then this will give readers a biased view of how effective the polka dot pill really आप is. अपनी मर्जी के रिजल्ट्स बना लें। दिस इज कॉल्ड Guidelines need critical appraisal of the रिपोर्टिंग evidence. बायस। If guidelines don't report anything about the quality of the evidence, अब हम then अपना how can नेक्स्ट readers लेक्चर गाइडलाइन decide के if they ऊपर should करेंगे follow the इंशाल्लाह। recommendation? Guidelines based on biased evidence may have recommendations that are not appropriate. So how do you do critical appraisal? Well, you can think about the evidence, evaluate the quality. आप इन सारी क्वेश्चंस को जो है वो क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है कि इनमें से कोई ब्लंडर तो नहीं किया रिसर्चर ने, और एक चार्ट होता है, आप उस पर टिक करते जाते हैं कि ये बायस है, ये क्या है, ये ब्लंडर है या नहीं है, या यहाँ पे प्रॉब्लम है या नहीं। Critical appraisal tools come in many shapes and forms. Some are checklists, others are scales, and others are more descriptive. You can choose one that suits your purposes. Once you've done your critical appraisal of each piece of evidence, what do you do with it? Well, you डॉक्यूमेंटेशन। need to document what you did. This includes which tools you used, who did the appraising, how many reviewers did the appraising, and what the results were. Not only do you need to document these things for your own records, but you also need to report them to your guidelines. You might choose to include a table summarizing the critical appraisal results. That will be easy for ये वो users to क्वेश्चन थे read. जो मैंने आपको क्रिटिकल You लेक्चर should also बताया provide a RCT के। summary of the overall quality of the evidence in the text of your फिर रिव्यूअर guideline. क्या करते हैं? Users need to ओवरऑल get a good समरी idea of the प्रेजेंट big करते हैं picture. क्रिटिकल अप्रेजल की। You should use the results to decide which evidence is going to be used to inform your recommendations. Poor quality or biased evidence shouldn't play a large role in informing recommendations. इसमें से सेलेक्ट होकर के स्टडी In ए सजेस्ट conclusion, ये all स्टडी बी evidence-based guidelines need some critical appraisal of the evidence that informs the गाइडलाइंस को फॉलो recommendations. किया है कि नहीं Without किया है। it, readers don't know whether to trust the evidence you used or whether to follow your recommendations. Critical appraisal methods need to be described in your guideline, and you need to report the results and use them to put the evidence into context. This has been a presentation by the Capacity Thank you. Enhancement